चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसका हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के तटीय मैदान। इसके पहले हमने हिमालय को अच्छे से देख लिया, ठीक है, उत्तरी भारत के मैदान को हमने देख लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे भारत का जो तटीय मैदान है। इसके बाद पेनिनसुलर इंडिया को देखेंगे, फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने जब भारत की उत्पत्ति के बारे में बात की थी, ठीक है, उसमें गोंडवाना लैंड के बारे में बात किया था कि नीचे का जो पोर्शन है भारत का वो क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें अपन यदि ब्रेक करें थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जब हमने देखा था इसको, तो ये तो ठीक है पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ये जो पार्ट मैंने पहले बताया ये क्या है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और जो आपको बाकी दिख रहा है ये है आपका कोस्टल प्लेन। इसका जो निर्माण है वो बाद में हुआ, ठीक है, इसका जो निर्माण है वो बाद में हुआ। जो पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जब यहाँ पर ठीक है तैतीस सागर था, हमने पढ़ा था कि अंगारा लैंड, ये तैतीस सागर, ये गोंडवाना लैंड, जब ये पार्ट इससे टकराया, ठीक है, कौन सा पार्ट, गोंडवाना लैंड वाला जब पार्ट अंगारा लैंड से टकराया, तो टकराते समय क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है वो डाउन हो गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन डाउन हो गया और इधर का जो पार्ट है वो अपलिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है, यदि अपन इसका 3D डायग्राम बनाए तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है कौन सा वाला, वेस्ट वाला पार्ट, तो पेनिनसुलर इंडिया का वेस्ट वाला पार्ट थोड़ा क्या है, उठा हुआ है, जबकि ये वाला जो पार्ट है मतलब ईस्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जो पेनिनसुलर इंडिया है या जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें जितनी भी नदियां बहती है उसमें से मैक्सिमम नदियां पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, यदि अपन नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दें, चाहे अपन बात करें किसके बारे में, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है ना, तो मैक्सिमम नदी कहाँ जाती है, ये जाती है पूर्व की ओर। ठीक है, तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि ये वाला पार्ट उठा हुआ है। अब देखिए मैक्सिमम चीजें यहीं से सॉल्व हो जाती है जब आप इमेजिन कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट उठा हुआ है। अब देखिए यदि ये वाला पार्ट उठा हुआ है तो यहाँ से जितनी भी नदियां आएंगी, यदि कुछ नदियां यहाँ से फ्लो होके जाती भी हैं, मैं इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए तो नदियां यहाँ पे फ्लो होके आएंगी, ठीक है, कहां से, मान लीजिए यहां से आई नर्मदा नदी, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये तो रिफ्ट वैली में बहती है खैर, और कुछ नदियां यदि यहां से आ रही हैं तो इनका फ्लो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये शार्प है। कैसा है, ये शार्प एज है, ओके, ये शार्प है, और यहां से यदि नदियां आ रही हैं तो ये क्या कर पाएंगी, बहुत तेजी से आएंगी। ठीक है, इसको क्रॉस करके आ रही है नदियां, ये पार्ट उठा हुआ है, तो यहाँ पर जो नदियां होंगी शार्प होंगी और वो बहुत तेजी से बहेंगी। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि यदि वो तेजी से बहेंगी तो जितने भी आपके यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, मतलब डिपॉजिट्स बहुत कम मात्रा में आएंगे। ठीक है, बहुत कम मात्रा में आएंगे, ठीक है, ढाल बहुत तेज होने के कारण। तो आपको याद रखना है ये वाला जो पेनिनसुलर इंडिया का जो ढाल है, कौन सा वाला, वेस्ट वाला, पश्चिमी वाला, ये ढाल तेज है, और ढाल तेज होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट्स जो है, ठीक है, जो अवसाद है वो बहुत बड़ी मात्रा में जमा नहीं हो पाए, और बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद जमा नहीं होने के कारण जो पश्चिमी तट है भारत का, पश्चिमी तट है भारत का, वो क्या है, बहुत ज्यादा सकरा है। ठीक है, तो ये बार बार आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है कि जो पश्चिमी तट है ना, जो वेस्टर्न वाला जो कोस्टल एरिया है वो क्या है, ईस्ट वाले कोस्टल एरिया से के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सकरा है, ठीक है, नैरो है। तो याद रखना है ये स्टेटमेंट सही है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो ढाल है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाती है। ठीक है, ढाल जो हो जाती है स्लो हो जाती है, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, चौड़ा है, अधिक चौड़ा है किसके कंपैरिजन में, पश्चिम के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इस तट के बारे में बात करें अपन, तो यहाँ पर जो चक्रवात का प्रभाव है ना, अरब सागर में, अरेबियन सी में जितने भी चक्रवात उठते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जितने भी आपके साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी तट के कंपैरिजन में, मतलब स्टेटमेंट दिया जाएगा कि पश्चिमी तट के अपेक्षा पूर्वी तट में चक्रवात का प्रभाव अधिक रहता है, तो आपको ये स्टेटमेंट क्या करना है, सही मान के चलना है। आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है वो सकरा है, दो डिफरेंस हमने देख लिया, ये वाला पार्ट क्या है, चौड़ा है। ठीक है, कोस्टल प्लेन के बारे में अपने को पढ़ना है। दूसरी बात, ये वाला जो तट है, ये वाला जो तट है इसको पश्चिमी तट बोला जाता है, भारत का पश्चिमी तट, ये वाला जो तट है इसको पूर्वी तट बोला जाता है। ठीक है, साइक्लोन की मात्रा या चक्रवात का
जो प्रभाव है वो बे ऑफ बंगाल यानी पूर्वी तट पर ज्यादा रहेगा और इधर मतलब पश्चिमी तट पर कम रहेगा। ठीक है, फिर अपने को डिसाइड कर मतलब पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, जितने भी आपकी कोस्टल प्लेन है, ठीक है, वो पर्टिकुलर राज्य में जितने भी कोस्टल प्लेन है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस कोस्टल प्लेन को क्या बोला जाता है। देखिए पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखेंगे गुजरात हो गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र और गोवा को लेके एक साथ चलेंगे, महाराष्ट्र और गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कोस्टल प्लेन पर्टिकुलर राज्य से लगा हुआ है उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुजरात सीमा के साथ जो कोस्टल प्लेन लगा हुआ है उसको काठियावाड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काठियावाड़ा। ठीक है, तो आपने को याद रखना है काठियावाड़ा किसको बोला जाता है? जो गुजरात में कोस्टल प्लेन है। महाराष्ट्र और गोवा में मिलाकर जो कोस्टल प्लेन बनता है, ठीक है, तटीय मैदान बनता है, उसको बोला जाता है कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट। कोंकण रेलवे के बारे में आपने सुना होगा। कुनार तट, कुनार तट कर्नाटका में बनता है, इसको कुनार तट बोला जाता है। ठीक है, केरला में जो तट है इसको मालाबार तट बोला जाता है। ठीक है, मालाबार तट। जब भी मालाबार तट के बारे में बात हो रही है इसका मतलब आपको समझ जाना है कि कौन से कोस्टल प्लेन के बारे में बात हो रही है, केरला से लगे हुए, है ना, केरला से लगे हुए। फिर नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु, इसको कोरोमंडल तट बोला जाता है, कोरोमंडल तट। फिर रॉयल सीमा या उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में जो कोस्टल प्लेन है ना, उसको रॉयल सीमा या उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तरी सरकार तट कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोरोमंडल तट कहाँ है, तो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में, है ना। कुनार तट कहाँ है, कर्नाटका में। उड़ीसा को प्राचीन भारत में उत्कल बोला जाता था, उत्कल प्रदेश, तो उत्कल तट पूछा जाएगा। उत्कल तट कहाँ है, तो आपको याद रखना है उत्कल तट उड़ीसा में है। फिर वेस्ट बंगाल में दीघा सीमा अपने को याद रखना है। ठीक है, दीघा सीमा, दीघा सीमा कहाँ है यदि आपसे पूछा गया तो दीघा सीमा याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इतने आपके तट पूछे जाते हैं। अब अपन बात करें इस प्रकार से गुजरात के वाले पोर्शन का, तो ये आपको जो शो हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, कच्छ का रण है। क्या है? कच्छ का रण है। ठीक है, खाड़ी जो दिख रही है, ये वाली जो खाड़ी दिख रही है, ठीक है, खाड़ी मतलब दो पार्ट से लगभग क्या हो, लैंड से गिरा हो, बीच में वाटर वाला पार्ट हो, तो ये खाड़ी है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें यहाँ पर खाड़ी, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो खाड़ी है ये है आपका कच्छ की खाड़ी। ठीक, कच्छ की खाड़ी। तो टर्मिनोलॉजीज हैं या बोल सकते हैं कि आपके कुछ फैक्ट हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो मैंने आपको पहले ही कुछ चीजें बता दी हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम कैसे करेंगे। नोट्स में उसको पहले लिख के देखेंगे, ड्रॉ करेंगे चीजें, और उसके बाद पीडीएफ में उसको याद करेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व व पश्चिम में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संकीर्ण मैदान है। ठीक है, नैरो प्लेन्स फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो। तो याद रखिएगा जो पहले ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको पहले बताया, ये पहले बना है ना, ये हार्ड मटेरियल है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है और बहुत पुराना मटेरियल है, जबकि नदियों के अवसाद के द्वारा, ठीक है, नदियों के अवसाद के द्वारा यहाँ जितनी भी नदियां थी, ओके, इन नदियों के द्वारा डिपॉजिट्स लाए गए, और ये डिपॉजिट्स ही बाद में आगे जनरेट होके क्या हुए, बाद में मैदान बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख नदियां बहती है पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में बात करें तो गोदावरी नदी हो गई, ठीक है, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई। ओके, तो इनके साथ जो अवसाद है वही बाद में इन तटों के निर्माण का कारण बने। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको ये जो तट है इसके कंपैरिजन में ये वाला पार्ट क्यों चौड़ा हो गया, क्योंकि ये वाला ढाल मंद है ना, स्लो है, क्योंकि गोंडवाना लैंड जब टकराया तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट उठ गया और ये वाला पार्ट नीचे हो गया, तो ये वाला ढाल स्लो हो गया था। तो अपने को याद रखना है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व व पश्चिम में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संकीर्ण मैदान है ना, नैरो प्लेन्स फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो, दोनों में। ठीक है, यदि इसकी मेन लैंड के साथ लेंथ बात करें तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर है इंडिया एंड इट्स लोकेशन वाला, उसमें हमने देखा था कि भारत का जो कोस्टल लेंथ है वो कितना है, लगभग 7515
6.7516.5 किलोमीटर है। उसमें मैंने आपको ये डिवीजन डिवाइड करके बताया था कि 6100 किलोमीटर जो है वो मेनलैंड के साथ बनाते हैं, बाकी जो बच गया 1415.6 किलोमीटर जो है वो द्वीप या आइलैंड इतना मतलब लेंथ लंबाई बनाते हैं। तो अपने को टोटल भी याद रखना है, मुख्य भूमि मतलब यहां से यहां कितना है वो अपने को याद रखना है 6100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का जो तटीय मैदान है उसमें कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, इसमें अपने को ये इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको याद रखना है। ये कैसी प्रक्रिया है? निमज्जन की प्रक्रिया है। ठीक है, निमज्जन की प्रक्रिया है, सागरीय व नदियों के निक्षेपण से बनी है। तो इसमें दो चीजें आती है, एक आता है उमज्जन और एक आता है निमज्जन की प्रक्रिया। ये क्या प्रक्रिया होती है? तो हमको याद रखना है कि देखिए निमज्जन और उमज्जन क्या होता है। तो जब कोई पार्ट जो क्या हो, किसी जल या वाटर बॉडी में डूबा हो, ठीक है, कोई लैंड वाला पार्ट या कोई पर्वत श्रृंखला है ना, तो वो क्या हो, यदि डूबा हो जल में और यदि वो जल के ऊपर आ जाए तो किस प्रकार का एक प्लेन का या एक कोस्टल का द्वीप का निर्माण करता है। ये जो पार्ट है मान लीजिए अभी ये डूबा हुआ था जल में, ठीक है, और बाद में किसी प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? उमज्जन प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ है ना, अपलिफ्ट और डाउनलिफ्ट, अपलिफ्ट और डाउनलिफ्ट। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उमज्जन और निमज्जन क्या होता है ना, अपलिफ्ट और डाउनलिफ्ट क्या होता है। तो जब कोई लैंड वाला पार्ट है ना वाटर बॉडी के नीचे हो और वो ऊपर आ जाए, मतलब वाटर सरफेस के जस्ट ऊपर आ जाए, तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आइलैंड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अपलिफ्ट, है ना, उमज्जन प्रक्रिया बोला जाता है। लेकिन कोई वाटर बॉडी के पहले ऊपर था, ये जो प्रक्रिया है वो द्वीप के निर्माण की प्रक्रिया है ना, अपन पढ़ेंगे इसको। तो यदि वो नीचे आ जाए, किसी प्रक्रिया से नीचे आ जाए, वाटर सरफेस के जस्ट पास आ जाए, कोई माउंटेन किसमें आ जाए, वाटर सरफेस के जस्ट पास आ जाए, फिर आइलैंड का निर्माण हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है डाउनलिफ्ट, निमज्जन प्रक्रिया। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसका जो निर्माण है वो निमज्जन प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर पहले माउंटेन रहे होंगे और वो माउंटेन धीरे से नीचे चले गए और यहाँ पे प्लेन्स का निर्माण हो गया, समुद्र के नीचे चले गए। दूसरा रीजन बताया जा रहा है कि सागरीय व नदियों के निक्षेपण से। नदियों वाला निक्षेपण मैंने बता दिया कि नदी जो अपने साथ डिपॉजिट्स है उसको लेके गए और उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे प्लेन्स का निर्माण हो गया। तो दो चीजें याद रखना है, निमज्जन मतलब यहाँ पे माउंटेन रहा होगा जो समुद्र के अंदर चला गया, इसलिए सरफेस का निर्माण हुआ। दूसरा सागरीय व नदियों के निक्षेपण से, तो सबमर्ज भी बोला जाता है, डाउनलिफ्ट भी बोला जाता है, ओशियनिक एंड द रिवराइन डिपॉजिट्स। ठीक है, सब डिवीजन यदि इसका बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन और पूर्वी तटीय मैदान, दो पार्ट में अपन ये कोस्टल प्लेन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इसको देखा है कि ये क्या क्या किस प्रकार से डिवाइडेड है, इसकी निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से रही होगी। इसमें दो बड़े पॉइंट मिले आपको, ध्यान रखेंगे। निमज्जन एक मिला, ठीक है, सबमर्ज प्रोसेस पूछा जाएगा कि भारत में जो कोस्टल प्लेन है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो दो रीजन है, एक सबमर्ज, दूसरा आपको याद रखना है जो रिवराइन डिपॉजिट्स है, नदियों का अवसाद है। ठीक है, वर्गीकरण निकल लिया, गुजरात में या वेस्टर्न पार्ट में जितने भी थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, काठियावाड़ा, कोंकण, कुनार और मालाबार। ठीक है, इससे भी ज्यादा अच्छे से डिवाइड किया है। फिर इधर हमने डिवाइड किया कोरोमंडल, रॉयल सीमा, उत्तरी सरका तट है ना, उत्कल और दीघा सीमा। ठीक है, पश्चिमी तट में, अब पश्चिमी तट के बारे में अपन थोड़ा सा रीड करते हैं और चीजों को आराम से समझते हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ समझा कि किस प्रकार से निर्माण हुआ, ठीक है, जब गोंडवाना लैंड टकराया तो किस प्रकार से वो पार्ट टूट गया और नदियों का अवक्षेपण हुआ। ठीक है, ये सब चीजें हमने अभी आराम से उत्पत्ति के बारे में समझ लीजिए कि तटीय मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में देखा। अब पश्चिमी तट और पूर्वी तट दो भागों में डिवाइड किया, उसमें से पश्चिमी तट को अब हम आराम से रीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको कच्चे की खाड़ी भी कहाँ है ये भी मैंने बता दिया। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कच्चे की खाड़ी है और यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी है। तो आपको ताकि समझ में आए कुछ वर्ड्स आपको पते होने चाहिए, लोकेट होना चाहिए। तो कच्चे की खाड़ी से कन्याकुमारी तक, कैप कमोरिन तक फैला हुआ है। तो यदि सबसे पहला क्वेश्चन आया कि आपके पास कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ध्यान रखना ये कच्छ की खाड़ी से लेके कैप कमोरिन या कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, निमज्जन या जलमग्न तटीय मैदान मतलब ये वाला जो पोर्शन था माउंटेन वाला जो वाटर बॉडी के ऊपर था, बाद में ये पोर्शन कहां पे आ गया, वाटर बॉडी के पास हो गया
और प्लेन का निर्माण हो गया, तो इसको ही सबमर्ज्ड या निमज्जन प्रक्रिया बोलते हैं और इसी के तहत पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत कम है, लगभग 10 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, नदियों द्वारा ज्वारनमुख या एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एस्चुरी का निर्माण का मतलब क्या होता है, डेल्टा, दो चीजें आपको याद रखना है। एस्चुरी जो है वो पश्चिमी घाट पे बनता है, सॉरी पश्चिमी तट पे बनता है एस्चुरी, और डेल्टा जो है वो पूर्वी तट पे बनता है। तो देखिए नदियों, मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले जो कारण है वो वही कारण है जो इस भाग का उठा होना, पश्चिमी घाट का उठा होना, क्योंकि नदी तेजी से आती है, नदी ये ढाल तेज है और नदियां तेजी से आती है, और यहाँ पर अरेबियन सी या अरेबियन सी की हवा बोल सकते हैं, मानसून का प्रभाव बोल सकते हैं। नदियां जब तेजी से आती हैं तो वो रुकती नहीं है ना, वो अपने मुहाने पर आके इस प्रकार से फैल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से फैल जाती है, तो इसी को एस्चुरी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मानसूनी हवाएं भी आती हैं या अरब सागर से आने वाली हवाएं आती हैं जो इस धारा को या स्ट्रीम को क्या कर देती है, इस प्रकार से ब्रेक कर देती है। तो अपने जहां पे ये समुद्र से मिलती है ये नदियां, यदि बात करें प्रमुख रूप से, तो आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी में। तो जब खंबात की खाड़ी में जब वो मिलती है तो इस प्रकार से फैल जाती है, इसे ही एस्चुरी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, एस्चुरी। जबकि जस्ट उल्टा होता है, कहां पर, डेल्टा का निर्माण होता है। मतलब यदि पूर्वी तट में जो नदियां जाती हैं, कौन सी, गोदावरी है ना, वो इस प्रकार से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इस प्रकार से मैथमेटिक्स का जो डेल्टा वाला साइन है वो बनाती है। ठीक है ना, ये एक धारा कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जबकि उसको डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा का एग्जाम्पल है। ठीक है, एस्चुरी क्या होता है, और डेल्टा कहां बनता है, पूर्वी तट में। डेल्टा कहां बनता है, पूर्वी तट में, जबकि जो एस्चुरी है वो पश्चिमी तट में बनती है। कैसे बनती है, तो इस पे दो चीजों का प्रभाव पड़ता है, एक ढलान का, चूंकि पश्चिमी घाट का ढलान तेज है, दूसरा अरेबियन सी से आने वाली जितनी हवाएं हैं, ठीक है, तो ये फैल जाती है अपनी जगह, तो इसको एस्चुरी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ज्वारनमुख या एस्चुरी का निर्माण कहां पर होता है, तो पश्चिमी तट में होता है। कारण भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरीज बाय रिवर्स। अधिक गहराई व कम चक्रवर्ती प्रभाव, पहले ही मैंने बताया क्लास जब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, लेकिन चक्रवर्ती प्रभाव बहुत कम मिलेगा। गहराई बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे बहुत अच्छे जो बंदरगाह हैं, पोर्ट है, वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो कौन कौन से पोर्ट है, पोर्ट वाली जो क्लास होगी ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, वो अपन देखेंगे, उसमें तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अपन याद रख लेते हैं। जैसे कांडला, ये स्थित है कहाँ पर, गुजरात में, कोच्चि केरला में, मंगलुरु और मरमा गोवा में स्थित है। ठीक है, मंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो बहुत अच्छा यहाँ पे पोर्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे गहराई अच्छी है। ठीक है, बैक वाटर या पश्च जल का निर्माण होता है। बैक वाटर और पश्च जल क्या होता है, तो जो नदी है ना, जो नदी है, उस नदी की कोई एक धारा है ना, कोई धारा यदि कहीं जाकर, यदि पता ना चले, है ना, यदि उसका जमाव हो जाए, इस प्रकार से जमा हो जाए, तो उसको, और एक झील का निर्माण हो जाए, तो उसको बैक वाटर झील बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैक वाटर झील या पश्च जल झील बोला जाता है। ठीक है, पश्च जल झील बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो धारा आपको दिख रही है, जो नदी से अलग हुई, ये दिखाई भी दे सकती है और नहीं भी दिखाई दे सकती है। इसके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि वो उसका जो जल का स्रोत है वो नदी से के द्वारा ही मिलेगा, लेकिन एक प्रकार से इमेजिनरी ऐसी लाइन मिलती रहती है ना, जो दिखाई नहीं देती। जो धारा है, मतलब नदी का जो एक स्ट्रीम है, वो इससे कनेक्टेड लगभग रहता है कई बार, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मिले ही। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, पश्च जल या वाटर, बैक वाटर। और ऐसी झीलों का जो निर्माण है वो केरला राज्य में हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, केरला में बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है बैक वाटर का, ये नदियों के द्वारा ही सामान्यता होता है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैक वाटर है, जो पश्च जल है, उसे क्या बोला जाता है, मतलब केरला में, तो कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कयाल। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कयाल क्या है, तो कयाल झील है, केरला में झील है, केरला में झीलों को, है ना, कयाल बोला जाता है। किस प्रकार की झीलों को कयाल बोला जाता है, तो जो नदियों के द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है, अब इसमें से प्रमुख जो झील है वो अष्टमुदी है और वेमनाड है। इसमें से वेमनाड केरल की सबसे लंबी झील है। ठीक है, वेमनाड और अष्टमुदी बिल्कुल नहीं भूलना है, ये दोनों कयाल का एग्जाम्पल है, और उसमें से वेमनाड जो है वो केरला की सबसे लंबी झील है। अब लैगून और बैक वाटर, लैगून और बैक वाटर में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों में एक प्रमुख जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है
कि जब समुद्र का पानी किसी लैंड वाले पार्ट में अंदर चला जाता है, ठीक है, इस प्रकार से ये भारत का कोई मान लीजिए हिस्सा है, और यहाँ पर यदि समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी मुख्यतः इस क्षेत्र में आ रहा है, तो ये लैगून का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? लैगून का। सेम चीज यदि कोई रिवर है और रिवर फ्लो हो रही है, उसका कोई स्ट्रीम जाकर कोई एक झील का निर्माण कर रहा है, तो इसको बोला जाता है बैक वाटर या पश्च जल। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे, बैक वाटर या पश्च जल, ठीक है। तो लैगूनर इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो अभी तो हमने एग्जाम्पल देख लिया। एग्जाम्पल किसका देख लिया? बैक वाटर या पश्च जल का, जो केरला में स्थित है, जिसे कयाल बोला जाता है ना, अष्टमुदी और बेमनाट, दो बड़े एग्जाम्पल है किसके? पश्च जल या बैक वाटर के। और यदि आपसे लैगून का एग्जाम्पल पूछेगा तो याद रखेंगे लैगून का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है चिल्का झील, ठीक है। It is a shallow lake-shaped water body that is separated from the larger water body through sandbars, ठीक है। चिल्का लेक इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ये इतना बड़ा जो पार्ट है वो समुद्र से अलग है, और यहाँ पे समुद्र का पानी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? आ रहा है, ठीक है। यदि अपन बात करें बैक वाटर का, इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ द मेन रिवर वेयर देयर इज अ वर्चुअली नो करंट। अभी वर्तमान में उस पर कोई ऐसा स्ट्रीम नहीं है, लेकिन ये कभी उसका ब्रांच रहा होगा, तो इसमें पानी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ठीक है, तो ये स्ट्रीम जो आपको शो हो रहा है ना, और उसमें से जो झील का निर्माण हुआ है, ये बेस्ट एग्जांपल है आपके किसके? बैक वाटर के। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बैक वाटर और लैगून के बीच में डिफरेंस है, वही चीजें जो मैंने आपको समझाई वही चीजें यहाँ लिखी है। बैक वाटर आमतौर पर नदियों का हिस्सा या उससे सटे होते हैं, ठीक है। नदी का हिस्सा हो भी सकते हैं वो, या तो नदियों से सटे भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा, वही मैं बार बार आपको बात बोल रहा था कि जरूरी नहीं है उस स्ट्रीम से पानी आए। जबकि लैगून समुद्र या इसी तरह के बड़े जल निकाय से सटे होते हैं, मतलब इसमें बात कंफर्म हो जाती है कि वहां पर समुद्र के द्वारा या है ना, या बड़े वाटर बॉडी के द्वारा वहां पे पानी आ रही है, तो लैगून में कनेक्टेड रहते हैं। बैक वाटर आर जनरली पार्ट ऑफ और एडजेसेंट टू रिवर, ठीक है, वेयर एज लैगून्स आर एडजेसेंट टू द ओशन और सिमिलरली लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। बैक वाटर को मुख्य रूप से सुस्त धारा द्वारा परिभाषित किया जाता है, और यह मुख्य नदी का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी। जबकि परिभाषा के अनुसार लैगून पानी के बड़े हिस्से से आंशिक रूप से अलग होते हैं, ठीक है। बैक वाटर आर डिफाइंड primarily by sluggish current and may or may not be part of the main river, whereas lagoons by definition are partially separated from a large body of water, ठीक है। ये आपसे मीन्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैगून और पश्च जल में क्या अंतर है, तो वहां पर आपको आंसर लिखने में ये हेल्प करेगा। Lagoons tends to be biodiverse, whereas backwater may or may not have high levels of biodiversity। लैगून जैव विविधता वाले होते हैं, जबकि बैक वाटर में उच्च स्तर की जैव विविधता हो भी सकती है और नहीं भी। तो याद रखना है लैगून में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, जबकि बैक वाटर में डिपेंड करता है। Lagoons tends to be relatively permanent feature defined by the sea or water level, whereas backwater can be transient feature forming due to the recent flooding or टेम्पररी डैम। तो ये जो निर्माण है बैक वाटर का, ये टेम्पररी डैम के कारण भी हो सकता है। दूसरा इसका जो कारण है ये रिसेंट फ्लडिंग, यदि वहीं आसपास कहीं पे बाढ़ आया है तो उसके कारण भी इसका निर्माण हो सकता है। लेकिन जो लैगून है वो परमानेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे परमानेंट है। उसमें बेस्ट एग्जांपल आपको चिल्का याद रखना है। अब देखिए हर एक जो तटीय क्षेत्र है ना, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी हमने डिवाइड किया कि गुजरात में काठियावाड़ तट है, तो गुजरात में काठियावाड़ तट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो कच्छ की खाड़ी से काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ क्षेत्र है, उतना पूरा तटीय क्षेत्र फैला हुआ है गुजरात में। उमज्जन द्वारा, अब यहाँ पे इमरग्रेंस, अभी हमने पूरा देखा था कि जो पश्चिमी तट है वो निमज्जन प्रक्रिया द्वारा उठा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कहां पर? गुजरात में, है ना, गुजरात में उल्टा हुआ है बाय इमरगेंस, यानी उमज्जन प्रक्रिया, यानी वाटर बॉडी के नीचे कभी कोई पर्वत श्रेणी नहीं होगी और ये ऊपर आ गई, अपलिफ्ट हो गई, ठीक है, ऊपर मतलब इतना नहीं, यहाँ तक, और उसके कारण ये तट का निर्माण हो गया। तो अपने को याद रखना है ये उमज्जन या इमरगेंस प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है, ठीक है। द्वारका, सोमनाथ टेम्पल इसी तट पर है, द्वारकाधीश, ठीक है, यहीं पर विराजित है। ज्वारी बंदरगाह कांडला, ठीक है,
कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो ज्वार भाटा से संचालित होता है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ज्वार भाटा से संचालित होने वाला कौन सा बंदरगाह है, ध्यान रखना कांदला बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। कांदला बंदरगाह भारत में 13 जो बड़े बंदरगाह हैं उसमें से एक है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट 13 पोर्ट है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अपने को याद रखना है जो कांदला बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है और इसी तट पर स्थित है और 13 बड़े बंदरगाहों में स्थित है। ठीक है, ओके, 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है। फिर कोंकण, कोंकण मैंने आपको बताया महाराष्ट्र और गोवा में जो तट है, ठीक है, उसको कोंकण बोला जाता है। दमन से गोवा लिया गया है, महाराष्ट्र मतलब अब दमन द्वीप भी वहीं का हिस्सा है, तो याद रख लीजिएगा दमन से पूरा गोवा। जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है, क्योंकि जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में सह्याद्री माउंटेन रेंज है। कौन सा रेंज है, सह्याद्री माउंटेन रेंज जिस प्रकार से फैला हुआ है। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दमन से गोवा अपने को याद रखना है, जैव विविधता हॉट स्पॉट है ये। सागरी तरंगे यहाँ पे उठती है, ओशन वेव। ठीक है, जुआरी और मांडवी नदी गोवा में प्रवाहित होती है, याद रखना 2 प्रमुख नदी हैं जो जुआरी और मांडवी है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब हम नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी याद रखिएगा जुआरी और मांडवी नदी यदि आपसे पूछा गया तो वो कोंकण जो तट है उसमें प्रवाहित होती है, गोवा में प्रवाहित होती है। मुंबई हाई, मुंबई हाई मतलब जो ऑयल का है ना, भारत में ऑयल उत्पादन के बहुत कम क्षेत्र हैं, उसमें से जितने भी भारत को आवश्यकता होती है पेट्रोलियम की, है ना, वो उत्पादन का मैक्सिमम पार्ट कहाँ से आता है, मुंबई हाई से आता है। 2 प्रमुख शहर भारत के मुंबई और गोवा दोनों ही इस कोंकण तट पर स्थित है। वो सामान्य सी जानकारी आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि महाराष्ट्र से गोवा तक है, तो महाराष्ट्र से गोवा के तट में जितनी चीजें आती है सभी कोंकण तट में आपको याद रखनी है। ठीक है, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई के नाम से फेमस है। नेक्स्ट कन्नड़, कन्नड़ को ही कुनार तट बोला जाता है, गोवा से मैंगलोर, यानी आपको याद रखना है कर्नाटका में। ठीक है, सागरी तरंग व निक्षेपण यहाँ पर भी है। ओके, अत्यधिक सकरा मैदान है, यहाँ पे भी चौड़ाई क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे प्रमुख नदी, सभी चीजें हम पश्चिमी घाट में देख चुके हैं, चाहे तट क्या है, पश्चिमी तट बहुत कम चौड़ा है या सकरा है। ठीक है, निमज्जन प्रक्रिया द्वारा या नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है, तो वही चीजें यहाँ पर फिर से आ रही है कुनार तट या कन्नड़ तट में, है ना। तो वही चीजें अपने को फिर एक बार रीड बस कर लेना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को जरूर समझना है कि यहाँ पे शरावती नदी बहती है, जैसे जुआरी नदी या मांडवी नदी हमने याद किया गोवा में, वैसे शरावती नदी याद रखना है। ठीक है, शरावती नदी अपने को याद रखना है कि कुनार तट या कन्नड़ तट में प्रवाहित होती है, क्योंकि ये कर्नाटका में प्रवाहित होती है। शरावती नदी के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बात याद रख लीजिए कि इसमें जोग जलप्रपात है ना, ये जो नदी है वो जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। जोग जलप्रपात या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो ध्यान रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। शरावती नदी में प्रवाहित, शरावती नदी के द्वारा जलप्रपात या वाटरफॉल बनाया जाता है। और ये जो नदी है शरावती नदी, ये कन्नड़ तट पर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए मालाबार तट केरला में, मंगलोर से कन्याकुमारी। ठीक है, मंगलोर से कन्याकुमारी। देखिए आराम से चीजें याद करते जाइए। काठियावाड़, तो कच्छ की खाड़ी से काठियावाड़, तो वो काठियावाड़ तट है। ठीक है, फिर दमन से लेके कहां तक, गोवा तक। दमन से लेके गोवा तक कौन सा, कोंकण तट। फिर गोवा से लेके मंगलुरु तक कौन सा तट, कन्नड़ तट। फिर मंगलुरु से लेके आपका कन्याकुमारी तक कौन सा तट, मालाबार। उमज्जन प्रक्रिया, इसमें भी इमर्जेंस जो प्रोसेस है वो है। ठीक है, पश्च जल, ये लंबा व सक्रिय झील जो मैं आपको बता रहा था, बैक वाटर। तो ये जो झीलें जो बनी है वो सबसे ज्यादा मालाबार तट में ही मिलेगी आपको। बैक वाटर से जो बनी झीलें हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी केरला में ही। तो बेमनाड वेलिंगटन द्वीप में है। ठीक है, अष्टमुदी और आपको याद रखना है पुनमादा। ठीक है, यहाँ पे पुनमादा जो झील है, यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी आयोजित की जाती है पुनमादा झील में। ठीक है, याद रखेंगे पुनमादा झील में क्या किया जाता है, नेहरू ट्रॉफी मतलब जो नाव है ना, उनकी जो रेस है वो आयोजित की जाती है नेहरू ट्रॉफी के नाम से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, मंगलोर तट की रेत,
जो है वहां पे जो खनिज है, आणविक खनिज, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आणविक खनिज मिलती है जिसको बोला जाता है आपका मोनोजाइट बालू। इस मोनोजाइट बालू में एक स्पेशल प्रकार का आणविक खनिज है ना, एटॉमिक मिनरल मिलता है जिसका नाम है क्या, मोनोजाइट। ठीक है, मोनोजाइट ध्यान रखना। ठीक है, मोनोजाइट बालू में जो मिलता है थोरियम, क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। ठीक है, इस मोनोजाइट बालू में क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। और जो वर्तमान भारत का एटॉमिक प्रोग्राम है ना, वो थोरियम बेस्ड हो चुका है। ठीक है, थोरियम बेस्ड हो चुका है। तो न्यूक्लियर बेस्ड या एटॉमिक बेस्ड मिनरल कौन से बालू में मिलता है, तो मोनोजाइट बालू में मिलता है। और ये जो बालू है वो कौन से तट में मिलता है, तो अपने को याद रखना है मालाबार तट में मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। इसमें जिरकॉन और थोरियम इंपॉर्टेंट है। ओके, मानसून का प्रथम प्रभाव वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। पेरियार नदी यहाँ पर है, भरतपुजा नदी यहाँ पर है। नदी वाले चैप्टर में इन चीजों को अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चाहे पेरियार नेशनल पार्क है, चाहे पेरियार नदी है, सभी चीजें केरला में ही मिलेंगी आपको, है ना। भरतपुजा नदी ये भी आप कहाँ प्रवाहित होती है, ये प्रवाहित होती है केरला में। ठीक है, मानसून का प्रथम प्रभाव मतलब मानसून जब आगमन होता है, मानसून जब टकराती है तो वो कहाँ पे आती है, केरला में ही पहले उसका प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको क्या याद रखना है, वेस्टर्न जो आपका प्लेन है ना, पश्चिमी तट है, उसके बारे में इतनी बातें हमको याद रखनी है। आगे चलते हैं अब पूर्वी तटीय मैदान में। पूर्वी तटीय मैदान में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे तटीय क्षेत्र बहुत ज्यादा चौड़ा है, ये ढलान क्या है, फ्लो है, और बहुत सारी नदियां आती आके मिलती हैं, और नदियों के द्वारा डिपॉजिट से इसका निर्माण हुआ है। तो गंगा के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। जबकि हमने पश्चिमी तट को भी देखा था, कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला है। तो दोनों ही तट कहाँ पे मिल जाते हैं, कन्याकुमारी में। तो ये गंगा का मुहाना, तो गंगा के मुहाने से ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है पूर्वी तट। ओके, तो बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम द माउथ ऑफ द गंगेस टू कन्याकुमारी। अब प्रमुख नदियां बार बार हो गया मेरे को आपको बताते हैं। ठीक है, अभी तक याद भी हो गया होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के निक्षेपण, ये प्रमुख बड़ी नदियां हैं। इसके अलावा छोटी नदियां भी है। तो डेल्टा है ना, और ये जो मैदान है उसके कारण ये आज वर्तमान में पूर्वी तट बना हुआ है। ठीक है, इन्हीं के डिपॉजिट से चक्रवात बहुत ज्यादा आते हैं बे ऑफ बंगाल में, इसीलिए ये वाला जो तट है, मतलब मेनली आपके उड़ीसा हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, ये राज्यों के जो लोग हैं वो चक्रवात से या साइक्लोन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। लैगून झीलों का निर्माण, जितने भी आपके बैक वाटर हैं वो आपके, है ना, वो देखने को मिलते हैं कहाँ पे, वेस्टर्न आपके कोस्टल एरिया में, है ना, पश्चिमी तट पे। जबकि जो लैगून झील है ना, वो देखने को मिलते हैं कहाँ पर, पूर्वी तट में। इसमें दो प्रमुख है, एक चिल्का झील और दूसरा पुलिकट झील। ठीक है, जो चिल्का झील और पुलिकट झील है दोनों ही लैगून झील है। लैगून झील है मतलब उसमें जो पानी है वो समुद्र का पानी है, मतलब ये कैसे झील होंगे, ये नमकीन झील होंगे। ठीक है, सॉल्ट वाटर होगा इसमें। और इसमें से पुलिकट झील के बारे में याद रखना है, ये दोनों ही राज्य में है। कौन कौन से दोनों राज्य, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। याद रखना है, पुलिकट झील यदि आपसे पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल जब भी दिया जाएगा आपको दिया जाएगा, कौन कौन से दो एग्जाम्पल दिए जाएंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो दोनों में ही ये फैला हुआ है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि पुलिकट झील कहाँ है और दोनों ऑप्शन है अलग अलग है, कौन कौन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो ध्यान रखेंगे आपको आंसर आंध्र प्रदेश लेना है, क्योंकि इसका 96% जो पार्ट है, 96% जो पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो लैगून झील और चिल्का झील अपने को याद रखना है। प्रमुख उपभाग जो हमने पहले पढ़ रखा था, दीघा सीमा, उत्कल तट, है ना, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश वाला काकीनाडा भी बोला जाता है, कोरोमंडल जो तमिलनाडु में। उत्कल तट के बारे में याद कीजिए, उड़ीसा वाला जो बॉर्डर है वो याद कीजिए, मतलब तट है जो याद कीजिए। गंगा डेल्टा से महानदी डेल्टा तक, ठीक है, 75 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से ही अलग होता है। ठीक है, तो सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू बाय द कंटूर लाइन, आइसोलाइन, आइसोप्लेथ और इस्रिथिम ऑफ 75 मीटर। ठीक है, मतलब देखिए कंटूर आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, यदि जो आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, तो कंटूर लाइंस के द्वारा क्या होती है, 75 मीटर जो कंटूर लाइन है उसके द्वारा, समोच्च रेखा के द्वारा ये प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, पारादीप, बंदरगाह, चिल्का झील व अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ पे प्रमुख इंपॉर्टेंट यदि आपसे पूछे जाएंगे उत्कल तट पे क्या क्या स्थित है, तो ध्यान रखिएगा उत्कल तट मतलब उड़ीसा वाले पे। तो उड़ीसा जो राज्य है उसमें पाराद्वीप है, ठीक है, बंदरगाह,
प्रमुख बंदरगाह है, जैसे हमने कांधला देखा गुजरात में पश्चिमी तट पे, वैसे ही पारादीप अपने को नहीं भूलना है आपको, चिल्का झील आपको नहीं भूलना है, ठीक है, चिल्का झील इंपॉर्टेंट है, और अब्दुल कलाम झील, सॉरी अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। तो भारत के पूर्व प्रेसिडेंट है ना और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया है। और यहाँ पर भारत के द्वारा क्या किया जाता है, तो भारत के द्वारा जितने भी आपके मिसाइल्स हैं उसके टेस्टिंग के लिए, उसके परीक्षण के लिए इस द्वीप का यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से तट पे है, तो आपको ध्यान रखना उत्कल तट पे है। ओके, अब्दुल कलाम द्वीप क्यों यूज किया जाता है, तो भारत में जितने भी आपके मिसाइल है तो मेनली डीआरडीओ के द्वारा इसको यूज किया जाता है। चिल्का झील के बारे में बात हो गई, उड़ीसा में है या उत्कल तट पे है, और पारादीप बंदरगाह प्रमुख 13 बंदरगाहों में से एक है। उत्तरी सरकार तट गोदावरी और महानदी की जो मध्य तट है ना, मेनली इसका जो पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में आता है, तो ये उत्तरी सरकार तट गंगा और गोदावरी और महानदी है ना। तो यहां से अब आपका स्टार्ट हो गया उत्तरी सरकार तट। उत्कल तट के बारे में उतनी बातें आप याद रखेंगे। उत्तरी सरकार तट मैंने आपको बताया आंध्र सीमा में, तो याद कीजिए गंगा से महानदी तक उत्कल तट है, फिर महानदी से गोदावरी तक ये क्या है आपका उत्तरी सरकार तट है, और ये मेनली आंध्र प्रदेश में आता है। फिर काकीनाडा बहरामपुर से पुलिकट झील के मध्य को बोला जाता है। ओके, कृष्णा गोदावरी डेल्टा दोनों ही यहाँ पर शामिल है, कृष्णा और केजी बेसिन बोला जाता है, ठीक है, इनके बीच जो पार्ट है उसको केजी बेसिन बोला जाता है। और यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ है, ये गोदावरी नदी हो गई, ये कृष्णा नदी हो गई, ठीक है, इनके द्वारा जो डेल्टा है इसके बीच का ये वाला जो पार्ट है इसको केजी बेसिन बोला जाता है। और रिलायंस ने इसको खरीद लिया था, ठीक है, और यहाँ पर पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार स्थित है, ठीक है, केजी बेसिन यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसी तट पर स्थित है। पुलिकट लैगून झील मैंने आपको पहले ही बता दिया, तमिलनाडु और कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, जबकि कोलारू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको अलग रखेंगे, ठीक है, आंध्रा में स्थित है कोलारू झील, और ये मीठे पानी की झील है। तो पुलिकट झील से है ना, पुलिकट झील जो है वो लैगून झील का एग्जाम्पल है, और 2 राज्यों में फैला है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें से 96% आंध्र प्रदेश में, जबकि 4% तमिलनाडु में। कोलारी झील को अलग रखिएगा क्योंकि कोलारी झील मीठे पानी की झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, पोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख पोर्ट है, जैसे हमने देखा पारादीप, पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में, पारादीप हमने देखा उड़ीसा में, जबकि यहाँ पे आपको याद रखना है विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मुसलीपट्टनम, कृष्णपट्टनम, ये सभी इतिहास में आप इन बंदरगाहों को फिर से देखेंगे। कौन सा, मुसलीपट्टनम, यहाँ पर भी अंग्रेजों ने क्या बनाया था, अपनी कोठी बनाई थी, कृष्णपट्टनम, ठीक है, काकीनाडा अपने को याद रखना है, और विशाखापट्टनम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्या है, बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपसे 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं कि नॉर्मल ये जो पोर्ट है ये कहाँ स्थित है, तो सीधा आंध्र प्रदेश लेंगे, यदि तट पूछा गया तो आपको याद रखना है काकीनाडा तट, ठीक है, उत्तरी सरकार तट भी बोला जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप, जैसे हमने अभी देखा कि अब्दुल कलाम द्वीप जो है, आइलैंड जो है वो उत्कल तट पर है, उसी प्रकार से आपको याद रखना है काकीनाडा तट पर एक प्रमुख आपका द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। और भारत में जितने भी आपके भारत में स्पेस से संबंधित जितने भी रॉकेट है ना, उसका लॉन्च पैड है, ठीक है, इसरो का लॉन्च पैड यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसका नाम है श्रीहरिकोटा या सतीश धवन। आपको इसका नाम याद रखना है, श्रीहरिकोटा का नाम क्या है, सतीश धवन है, ठीक है। चलिए अगला नीचे आ जाइए, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट याद रखेंगे, पुलिकट से अब कन्याकुमारी है ना, पुलिकट से कन्याकुमारी। एक बार मैं आपको जितने भी तट हैं उसको एक बार डिवाइड करके बता देता हूं कि एक्शन में ये किस प्रकार से लिया गया है। देखिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर काठियावाड़ से मतलब कच्छ की खाड़ी से काठियावाड़, ठीक है, ये है काठियावाड़ तट। दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक कहाँ है, क्या है, तो कोंकण, ठीक है, कोंकण। फिर गोवा से लेके मंगलुरु तक ये है कोनार, क्या है, कोनार या कन्नड़ भी बोला जाता है। और कन्याकुमारी तक, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार। आई होप याद हो गया होगा, ठीक है। गंगा के मुहाने से लेके महानदी के मुहाने तक, गंगा से महानदी, ठीक है, उत्कल सीमा। फिर महानदी से गोदावरी,
महानदी से गोदावरी याद रखना है, फिर गोदावरी से पुलिकट याद रखना है, पुलिकट, और पुलिकट से कन्याकुमारी। तो पुलिकट से कन्याकुमारी आपका हो गया कोरोमंडल, ठीक है। फिर महानदी से उत्तरी सरकार तट, महानदी से गोदावरी उत्तरी सरकार तट, और गोदावरी से पुलिकट आपको याद रखना है काकीनाडा, ठीक है, काकीनाडा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कोरोमंडल तट लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट जो है वो है कोरोमंडल तट, इसको देख लेते हैं। पुलिकट झील से कन्याकुमारी के मध्य स्थित है, ठीक है। उमज्जन क्रिया इमरगेंस से बना है, लौटते हुए मानसून द्वारा वाटर वर्षा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होना। तो एकमात्र तट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एकमात्र तट ऐसा कौन सा है जिसमें लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, या ऐसा बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट से आ रही जो हवाएं है ना, मतलब ठंड में जो बारिश होती है वो एकमात्र भारत का आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में होते हैं। इसके बारे में मॉनसून में पूरा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जब पूरे भारत में नवंबर दिसंबर में क्या हो रही रहती है, ठंड पड़ रही होती है ना, देखिएगा। तो जिस समय पूरे भारत में नवंबर दिसंबर में क्या हो रही है, ठंड हो रही होती है, उसी समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पर वर्षा होती है, ठीक है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे मानसून में, या क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है उसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत के द्वीप समूह। तो हमने पश्चिमी तट और पूर्वी तट को अच्छे से डिस्कस कर लिया। इतने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, जितने भी पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। अब भारत में जितने भी द्वीप समूह हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो द्वीप समूह के निर्माण से संबंधित जो प्रक्रिया है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, या द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने दो प्रक्रिया बात की, निमज्जन है ना और उमज्जन, ओके। ये चीजें तो इससे तो मैं आपको समझा ही दिया कि किस प्रकार से द्वीप का निर्माण होता है। तो यदि वाटर बॉडी के नीचे है, ठीक है, नीचे है, और यदि वो सरफेस पे आ जाए और द्वीप का निर्माण हो जाए तो आपका क्या बोला जाता है, इसको उमज्जन प्रक्रिया बोला जाता है। और ऊपर है और नीचे इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। तो ये दो प्रक्रिया हमने पढ़ लिया। अब ज्वालामुखी उद्गार से कुछ द्वीपों का निर्माण होता है। अब आपको पता है कि जो समुद्र के अंदर है बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, वॉल्केनो होते हैं, ठीक है। इन वॉल्केनिक मतलब ये जो वॉल्केन्स हैं इसके द्वारा जब इरप्शन होता है तो इनके ऊपर ये जो लावा है इस प्रकार से जम जाते हैं, और कई लाखों सालों तक ये लावा जो है वो जम कर क्या हुए, इस प्रकार से जब वाटर सरफेस के ऊपर आ गया और यहाँ पर एक आइलैंड का निर्माण हो गया। तो ऐसे आइलैंड को आपका ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित द्वीप बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो जापान में जितने भी आपके आइलैंड हैं, या पूरा जापान देश जिस आइलैंड में बसा हुआ है ये इसी प्रकार के आइलैंड में बसा हुआ है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके और भी टाइप्स हैं, वो अपन इसको धीरे धीरे याद करते हैं। द्वीप सामान्य परिचय, यदि आइलैंड क्या होता है यदि किसी के माइंड में नहीं आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, एक ऐसा लैंड वाला पार्ट जिसके चारों ओर क्या हो, समुद्र हो, उसको बोला जाता है द्वीप या आइलैंड। तो चारों ओर पानी से बिखरे छोटे स्थलखंड, स्मॉल लैंड एरिया सराउंडेड बाय वाटर ऑल अराउंड। निर्माण की प्रक्रिया ज्वालामुखी, इसी को हवाई द्वीप बोला जाता है, वॉल्केनो से, ठीक है। जितने भी आपके एग्जाम्पल है जापान के वो सभी क्या है, ज्वालामुखी से निर्मित जो आइलैंड है उसके एग्जाम्पल है। अब नदियों के द्वारा भी निर्मित होते हैं, ठीक है। एक पार्ट और याद रखना है, जैसे माजुली आइलैंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नदियों के द्वारा निर्मित जो आइलैंड है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, उसने बहुत सारे सेडिमेंट्स और डिपॉजिट्स लाके जमा कर दिए और ये इसने प्रक्रिया बार बार की है। तो छोटे छोटे आइलैंड नदियों के द्वारा निर्मित हुए। तो इसमें असम में स्थित माजुली आइलैंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, याद रखना है ना। निमज्जन प्रक्रिया, उमज्जन प्रक्रिया ज्वालामुखी के द्वारा और नदियों के डिपॉजिट्स के द्वारा। तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी जब डिपॉजिट कंटिन्यू करती रही तो उसके द्वारा एक आइलैंड का निर्माण हुआ जो असम में स्थित है, और इसका ये जो आइलैंड है ये भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित आइलैंड है, ठीक है।
आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड नदी द्वारा निर्मित, ठीक है, नदी द्वारा निर्मित, समुद्र में नहीं, नदी द्वारा निर्मित। कौन सी नदी बना रही है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कहां बना रही है? तो असम में, ठीक है। तो ये भी अपने को याद रखना है। नदी माजुली लेक, झील में भी कैस्पियन याद रखना है, तटीय क्षेत्र में न्यूमर हो गया, है ना, गंगा सागर हो गया, ये जितने भी आइलैंड है इसके बारे में अपन देखेंगे। प्रवाल से भी निर्माण होता है, जैसे लक्षद्वीप, ठीक है, कोरल से इसका निर्माण हुआ लक्षद्वीप का। उमज्जन प्रक्रिया, जापान के कुछ द्वीप है वो भी आएंगे, है ना, अपलिफ्टमेंट से। और सबमर्जेंस से, अंडमान और निकोबार। सबमर्जेंस से मतलब यदि कोई माउंटेन, है ना, मैंने अभी बताया कि कोई माउंटेन क्या हो जाए, नीचे आ जाए, तो उसको कैसी प्रक्रिया बोलते हैं, है ना। यदि कोई माउंटेन इस प्रकार था और वो इस प्रकार से सरफेस में आ जाए, उसके कारण ये आइलैंड का निर्माण होता है। इसको मैंने बताया आपको, इसको निमज्जन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना, निमज्जन। सबमर्जन मतलब डूब जाना। एक माउंटेन क्या हो रहा है, नीचे सबमर्ज्ड हो रहा है, डूब रहे हैं, तो सबमर्ज्ड हो रहा है, डूब रहा है। अब आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय है वो इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय के बारे में हमने जब पढ़ा तो मैंने आपको बताया इस प्रकार से इधर फैला हुआ है, फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कहां तक फैला हुआ है, त्रिपुरा तक फैला हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जहां बे ऑफ बंगाल है वर्तमान में, वहां तक लगभग इस प्रकार से फैला हुआ था कौन, हिमालय, है ना। और बाद में ये जो माउंटेन है वो वाटर के नीचे चले गए, और वाटर के नीचे जाने के कारण क्या हुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप का निर्माण हुआ। ये जो प्रक्रिया है, पहले ये समुद्र के ऐसे ऊपर थे, बाद में ये समुद्र के नीचे चले गए, किस प्रोसेस के द्वारा, सबमर्ज्ड या निमज्जन प्रक्रिया के द्वारा, और इस निमज्जन प्रक्रिया के द्वारा उसके नीचे जाने के आइलैंड निर्माण हुआ। तो आपको याद रखना है, निमज्जन प्रक्रिया के द्वारा ही किसका निर्माण हुआ है, अंडमान निकोबार के द्वारा हुआ है। जबकि उमज्जन प्रक्रिया के द्वारा या वॉल्केनो जो इरप्शन हुआ ना, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उसके कारण जो निर्माण हुआ है वो जापान के द्वीपों का निर्माण हुआ है, कोरल के कारण लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देकर बताया गया है, ठीक है, किस प्रकार से होता है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। ओके, सिंकिंग आइलैंड बताया गया, वॉल्केनिक आइलैंड इस प्रकार से निर्मित होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है, धीरे धीरे उसमें जमाव होता है ना, लावा का जमाव होते जाता है और वो ऊपर आ जाता है वाटर बॉडी से, और आइलैंड निर्माण हो जाता है। सिंकिंग आइलैंड डूब जाने के कारण होता है, ठीक है, और बैरियर रीफ एटॉल, ठीक है, इन चीजों को बताया गया है। लेकिन अब हम इसको किसमें डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है ये क्यों होती है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे किसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, न्यूमर द्वीप और पंबन द्वीप है, ठीक है। अंडमान निकोबार आपने सुना होगा, न्यूमर द्वीप ये वही द्वीप है जिसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य हमेशा क्या रहा है, विवाद रहा है, तो न्यूमर द्वीप आपको याद रखना है। अरब सागर में हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप, है ना, सालसेर, वेलिंगटन, एलिफस। फिर अन्य द्वीपों में जो नदी के द्वारा निर्मित है, माजुली, ठीक है, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, भवानी और गंगा सागर, ठीक है। गंगा सागर भारत में धार्मिक रूप से महत्ता वाला क्या है, आइलैंड है, और इसको तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है, तीर्थ यात्रा की जाती है और बोला जाता है कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, है ना, एक बार, मतलब उसकी यात्रा थोड़ी कठिन पहले मानी जाती थी क्योंकि आइलैंड में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो आपका आइलैंड है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार को कवर करते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि निमज्जन प्रक्रिया के द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इसको पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पहले कुछ पार्ट में से इस प्रकार से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 4 पार्ट में अपन पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ये उत्तर में है तो उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, और इसको बोला जाता है लघु अंडमान। यहां पर ध्यान रखेंगे, कार निकोबार बोला जाता है इसको, कार निकोबार,
कार निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। ओके, यदि आपसे और ये जो लघु अंडमान या अंडमान और निकोबार है उसको कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, यदि आपसे पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार के बारे में बेसिक पॉइंट बात करें तो लगभग 572 द्वीप अंडमान निकोबार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लगभग 1962 किलोमीटर की लंबाई है। पूरे अंडमान निकोबार को यदि जोड़ें तो लगभग 196 किलोमीटर लंबाई है। इसमें तटीय सीमा से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब राज्य पूछेगा तो भले आपको गुजरात लेके चलना है, लेकिन यदि ओवरऑल पूछ रहा है तो वहां पे आपको अंडमान निकोबार लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति पाई जाती है जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जनजाति में अपने को याद रखना है कौन कौन से, जो अंडमान में पाई जाती है तो सेंटिनली, ठीक है, सेंटिनली जो है वो अंडमान में है। ठीक है, जारवा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे अंडमान में प्रमुख जनजाति सेंटिनली और जारवा है। इसके अलावा अंडमानी है। ठीक है, तो अंडमानी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओंगवे है, ओंगवे तो ये पूछे जाते हैं। शोम्पेन जो है, शोम्पेन और निकोबारी, ये जो जनजाति है शोम्पेन और निकोबारी जो जनजाति है वो निकोबार में पा जाते हैं। यदि आपसे अलग करके पूछा जाएगा तो यदि, है ना, और इन जनरल तो पूछा जाता है नॉर्मली कि अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति संबंधित है, तो वहां उस केस में आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। सेंटिनली, जारवा, अंडमानी, शोम्पेन और निकोबार। फिर आप अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, वहां पे आपको इस प्रकार से आइलैंड को, बहुत सारे आइलैंड है, सिर्फ जहां से क्वेश्चन बनती है उतनी चीजें हम पढ़ सकते हैं। 572 आइलैंड को हम कवर नहीं कर सकते। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है कि आपका कार निकोबार और लघु अंडमान के मध्य है कौन, 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार या महान निकोबार जो है ये भारत का दूरस्थम बिंदु है, अंतिम पॉइंट है। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ग्रेट निकोबार बोला जाता है। पहले इसका नाम क्या था, तो इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, 2004 के सुनामी में ये हट गया इंदिरा पॉइंट, अभी वर्तमान में ग्रेट निकोबार है। ओके, और इसका यदि आपसे क्या पूछा गया, लैटिट्यूड पूछा गया तो 6 डिग्री 4 मिनट ईस्ट अपने को याद रखना है, सॉरी नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड ले रहे हैं तो 4 डिग्री 6 मिनट इसका लैटिट्यूड आपको याद रखना है। अब जो दक्षिणी अंडमान है उसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर, राजधानी जो है, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है किसकी, अंडमान निकोबार की, वो कौन से अंडमान में ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर एक प्रमुख या फेमस आप बोल सकते हैं, क्या है, जेल है। ठीक है, जहां पर काले पानी की सजा अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दी जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, और वहीं पर या दक्षिणी अंडमान, उसी को ही वहां पोर्ट ब्लेयर है। फिर ये आपको छोटा सा दिख रहा है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान मतलब लघु अंडमान, और ये 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे कार निकोबार याद रखना है और ग्रेट निकोबार याद रखना है। ओके, इसके अलावा तरासा है ना, केचौल, बोमपाका, और ये बहुत सारे से छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए स्थिति यदि अपन बात करें तो याद रखिएगा ना, हमने एक चीज बात की है कि निमज्जन प्रक्रिया है ना, सबमर्ज प्रोसेस के कारण ही आज अंडमान निकोबार आपको दिखाई दे रहा है। मतलब माउंटेन पहले वाटर बॉडी के ऊपर रहा होगा, बाद में धीरे से वो नीचे चला गया और वर्तमान में आइलैंड है। मतलब ये कभी ना कभी ये वाला जो पार्ट है ये माउंटेन रहा होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक हाईएस्ट पिक मिलती है, अपने को ध्यान रखना है, वो पूछा जाता है सैडल पिक। ठीक है, अंडमान निकोबार का एक जो पिक है, चोटी है, पूछा जाता है सैडल पिक। इसकी जो हाइट है ये भी पूछी जाती है 732 मीटर। और अवस्थिति बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप समूह है ना, और 572 द्वीप इसमें स्थित है। और ये भारत का क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और यदि कई बार यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इसकी महत्ता क्या है, क्यों इसका निर्माण किया गया। तो भारत में ये सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप 572 आइलैंड है, 1 यूनियन टेरिटरी है ये, है ना, हमने इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया है। इसमें जो ऊंची चोटी है, पिक है, वो सैडल पिक है, 732 मीटर। ओके, बैरन द्वीप, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है भारत का वो है बैरन द्वीप। ठीक है, इसके अलावा नारकोंडम भी है, नारकोंडम भी है जो क्या है, सक्रिय नहीं है। तो दोनों याद रखेंगे, बैरन द्वीप में
सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, और जो इनएक्टिव वोल्केनो है वो स्थित है कहां पर, नारकोंडम में। ठीक है, निर्माण हिमालय के दक्षिणी भाग, मैंने आपको पहले ही बताया हिमालय का वो वाला पोर्शन है जो निमज्जन प्रक्रिया के द्वारा डूब गया। सबमर्जेंस ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द हिमालय, ज्वालामुखी उद्भेदन भी हुआ। ठीक है, और बैरन और नारकोंडम, ये दो मैंने आपको बताया, बैरन एक्टिव है और नारकोंडम क्या है, इनएक्टिव है। प्रवाल भित्ति से ही कार निकोबार का निर्माण हुआ है। तो इसमें से कार निकोबार, निकोबार द्वीप समूह पूछेगा तो कार निकोबार अलग हो जाता है। जहां अंडमान है वो निमज्जन प्रक्रिया से निर्मित हुआ है, वहीं जो कार निकोबार है वो कोरल से निर्मित हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको अलग कर लेंगे। प्रवाल भित्ति से निर्मित हुआ है कौन, कार निकोबार। जलवायु तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, और जहां पर भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा यदि वर्षा हो रही है मतलब वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। इसीलिए याद रखना, जैव विविधता की दृष्टि से या बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से जो अंडमान निकोबार है वो क्या है, संपन्न है। ठीक है, सदाबहार वन, घने वन मिलेंगे। ठीक है, जैव विविधता केंद्र होगा, बायोडाइवर्सिटी का ये सेंटर होगा। मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन में मिलेगा। मैंग्रोव वेजिटेशन में सुंदरी वन है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और मैंग्रोव जो वेजिटेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये समुद्र के नीचे होते हैं, इसका मैक्सिमम पार्ट, ऊपर उसका कुछ भाग होता है। और ये इस प्रकार से किसी आइलैंड के बाहर यदि फैले हैं तो ये सुनामी जैसे चीजों को रोकने के काम आता है। तो मैंग्रोव जो वनस्पति है, यदि आपसे पूछा जाएगा कि उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मतलब सबसे अच्छा यूज क्या है या क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे ये सुनामी जैसी चीजों को रोकता है। ठीक है, डिवीजन अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसको हमने 6 पार्ट में इस प्रकार से ऐसे डिवाइड किया था। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अपने को याद रखना है। अब देखिए यही चीज यहाँ पे दी हुई है, उत्तरी अंडमान है ना, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। इसके पहले हमने देखा था क्या, इसके जस्ट ऊपर हमने देखा था कौन सा, अच्छा हाँ ध्यान रखिए, इसके जस्ट ऊपर है कोको चैनल। कोको चैनल यदि आपसे पूछा गया, ठीक है, यहाँ पे एक चीज को छोड़ दिया गया है, कौन सा, लघु अंडमान को, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे लघु अंडमान है। अब कोको चैनल क्या कर रहा है, देखिए कोको चैनल जैसे 10 डिग्री चैनल है ना, अच्छा नीचे, हाँ ठीक है, चलिए यहां पर आइए, यहां से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें और ऐड कर लीजिए। जैसे ये इसके ऊपर एक चैनल है जिसको कोको चैनल बोला जाता है। कोको चैनल क्यों बोला जाता है कोको चैनल, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है कोको आइलैंड। ठीक है, कोको आइलैंड ये पहले भारत का हिस्सा रहा करता था। कौन सा, कोको चैनल। लेकिन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या समझ लिया, बेकार समझ लिया, यूजलेस समझ लिया, और इन्होंने इसको किसको दे दिया, म्यांमार को, जो उनकी एक गलत क्या है, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था। तो वर्तमान में जो कोको चैनल है ये, इस पर जो हिस्सा है मतलब अधिकार है वो किसका है, म्यांमार का है। लेकिन कोको चैनल और उत्तरी अंडमान के मध्य एक चैनल है जिसका कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के मध्य एक चैनल है जिसको कोको चैनल माना जाता है। ठीक है, तो आपसे कोको चैनल कहाँ पूछेगा, तो कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के मध्य है। उसी प्रकार दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य एक पास है, मतलब उसके जो बीच का हिस्सा है ना, उसको अपन डंकन पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डंकन पास बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डंकन पास कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ये पूरा अंडमान को शो कर रहा है, यहाँ पर अभी निकोबार नहीं बनाया गया। फिर लिटिल अंडमान या लघु अंडमान के बाद 10 डिग्री चैनल आता है और 10 डिग्री के नीचे निकोबार आता है। तो अंडमान में क्या क्या है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने डिवाइड कर ही लिया था। दक्षिणी अंडमान में मैंने आपको बता दिया पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आसपास द्वीप है, देख लीजिए, जैसे ट्विन द्वीप है, ओके, रूटलैंड द्वीप है। कई बार क्वेश्चन रूटलैंड द्वीप से भी पूछ देता है कि डंकन पास किसके किसके मध्य स्थित है, तो वहां पे दक्षिणी अंडमान कई बार ऑप्शन में नहीं होता। तो डंकन पास जो है वो लिटिल अंडमान और रूटलैंड द्वीप के मध्य है। ठीक है, डंकन पास से क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकते हैं कि डंकन पास किन के बीच में है, कौन कौन से आइलैंड के बीच में है, तो दक्षिणी आइलैंड, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है पहला। यदि लघु अंडमान से नहीं, यदि उसको हटा दिया और छोटे से द्वीप को पूछ दिया तो पूछेगा डंकन पास किसके किसके मध्य है, और उसका ऑप्शन होगा रूटलैंड और लिटिल अंडमान। ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान भी पूछ सकता है, उनके मध्य है डंकन पास, या आपसे पूछ सकता है कि रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान के मध्य भी
स्थित है, ऐसा पूछ सकता है डंकन पास को। अब जो प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, मोदी जी, उन्होंने कुछ आइलैंड हैं जो अंडमान में स्थित कुछ प्रमुख आइलैंड है, उसका नाम जो है वो चेंज किया, ठीक है। उसमें से आपको याद रखना है हैवलॉक जो आइलैंड है, इसी का पार्ट है हैवलॉक, उसका नाम उन्होंने स्वराज द्वीप रखा, ठीक है। शहीद द्वीप रखा, शहीद द्वीप रखा किसको, नील आइलैंड को, और रॉस द्वीप जो है वहां पे सुभाष चंद्र द्वीप रख दिया। तो तीन जो पहले जो आइलैंड थे अंडमान निकोबार के, उनके नाम चेंज किए गए हैं, ठीक है। हैवलॉक जो आइलैंड था उसका नाम उन्होंने रख दिया क्या, हैवलॉक का नाम उन्होंने रख दिया स्वराज द्वीप। फिर शहीद द्वीप रख दिया उन्होंने नील आइलैंड का, और सुभाष चंद्र बोस आइलैंड उन्होंने नाम रखा रॉस द्वीप का, ये आपको याद रखना है। फिर अभी जिन्होंने भी जितने 21 परमवीर चक्रधारी जो आपके सैनिक हैं, उनके नाम पर भी आइलैंड यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। हाल ही में उसकी घोषणा की गई है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क बार बार पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अंडमान में, ठीक है। यहाँ से नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क, महात्मा गांधी मरीन पार्क, उत्तरी सेंट्रल द्वीप हो गया, ठीक है, याद रखना, ओके, ट्विन द्वीप हो गया, इंटरव्यू द्वीप हो गया, लैंडफॉल द्वीप हो गया, और सैडल पीक की जिसके बारे में हमने पढ़ा कि सैडल पीक जो चोटी है वो अंडमान में है, तो इसमें से भी यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान की कौन से पोर्शन में है, तो ध्यान रखेंगे उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के बाद, तो कार निकोबार, फिर इसमें भी हमने ग्रेट निकोबार को देखा, बीच में दो और याद रख सकते हैं, नॉन कोवरी द्वीप और आपका लिटिल निकोबार, ठीक है, नॉन कोवरी और लिटिल निकोबार। अब कार निकोबार और नॉन कोवरी द्वीप के मध्य किमोश की खाड़ी है, ठीक है। नॉन कोवरी द्वीप और लिटिल निकोबार के बीच में सोम्ब्रेवो चैनल है, ठीक है ना, सोम्ब्रेरो चैनल बोला जाता है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य प्राइस चैनल बोला जाता है, ठीक है। अभी तक वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यदि भविष्य में सीजीपीएससी इन चीजों को कवर करता है तो आप इन चीजों को पढ़े रहेंगे, ठीक है। कार निकोबार और नॉन कोवरी द्वीप, इसके मध्य है किमोश की खाड़ी, किसकी खाड़ी, किमोश की खाड़ी। नॉन कोवरी द्वीप और लिटिल निकोबार के मध्य है कौन सी, सोम्ब्रेरो चैनल, याद रखना है सोम्ब्रेरो चैनल। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य है प्राइस चैनल, ठीक है, प्राइस चैनल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। अब जैसे हमने सैडल पीक को पढ़ा कि जो सैडल पीक है वो चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है किसकी, हिमालय की, उसी प्रकार से आप याद रखेंगे माउंट थुलियर पूछा जाता है। माउंट थुलियर जो है वो ग्रेट निकोबार या निकोबार का पीक है, ठीक है। ग्रेट निकोबार भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। कैमले की खाड़ी स्थित है यहाँ पर, ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार के पास। और इंदिरा पॉइंट जो पहले था वो अब नहीं रहा, 2004 के सुनामी में हट गया। अब यहाँ पे जो ग्रेट चैनल लिखा है आपको ध्यान रखना है, जो ग्रेट चैनल है, ये जो ग्रेट चैनल है ये मतलब इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है, ठीक है, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। ये आपसे पूछा जाता है चैनल के बारे में, तो ग्रेट चैनल क्योंकि बहुत क्लोज है इंडोनेशिया के पास, ठीक है, तो ग्रेट चैनल भी आपको याद रखना है। तो हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन वाला पार्ट है उसमें आप लास्ट आपका बचा हुआ है क्या, पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।